तमाम देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं कहानी की तरफ। जीना दुश्वार कर दिया है, इतनी मुश्किलों से अब्बा से इजाज़त ली थी, रुकावट पर रुकावट, पहले अब्बा और अब ये लिफंगे। अगर यही चलता रहा ना, मेरा तो पता नहीं पर मेरी जॉब ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ना करे हानिया, तुझे पता है ना मेरी जॉब तेरी वजह से चल रही है, और तू जानती है कि मेरे घर वाले मुझसे ज़्यादा तुझ पर भरोसा करते हैं। मेरे लिए नौकरी बहुत ज़रूरी है, फिर आज इनको सबक सिखा कर रहूँगी। कितने दिनों से बर्दाश्त कर रही हूँ। हर लड़की से थप्पड़ खाते हैं लेकिन फिर भी गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं है लड़कों में। हानिया गुस्से से लाल पीली हुए जा रही थी। ये भी तो देखो कि तुम्हारा गाउन कितना टाइट है, ऐसे पर्दे का क्या फ़ायदा जो सिर्फ नाम का हो। और हाँ हानिया, इस रास्ते से गुज़रना हमारी मजबूरी है। इन लड़कों को तो कोई और ठिकाना मिल जाएगा, लेकिन हम ना घर के रहेंगे ना घाट के। मेरे तो ख्याल में खामोशी ही इसका वाहिद इलाज है। हब्बा हानिया को समझाने लगी, लेकिन हानिया को तो सबक सिखाने की पड़ी थी। ये लो, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। हानिया ने गली की नुक्कड़ पर 3-4 लड़कों को देखकर कहा, गुड मॉर्निंग मैडम। वो लड़के हानिया और हब्बा को देखकर खड़े हो गए। एक्चुअली मैडम, आपका ये 100 रुपये का नोट गिर गया था, बस यही वापस देना था। इन लड़कों में से एक ने अपनी जेब से 100 का नोट निकाला। मेरी बात सुनिए, हम शरीफ इज़्ज़तदार हैं, बहुत मजबूरी में घर से निकलते हैं। बराए मेहरबानी हमारा रास्ता छोड़ दें, वरना, हानिया ने धमकी वाले अंदाज में कहा। वरना, वो लड़के बैक वक्त एक साथ बोले, वरना एक ज़ोरदार थप्पड़ मारूंगी और अकल ठिकाने आ जाएगी। हानिया ने हाथ का इशारा दिया। अच्छा, वाह, बहुत हिम्मत है। उस लड़के ने हानिया की आंखों में घूरा और फिर हानिया ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद कर दिया। या अल्लाह मदद करना। हानिया बड़बड़ा कर बैठ गई, साइड टेबल से पानी का गिलास उठाया और गड़ागड़ पी गई। हानिया किसी अनदेखी ताकत की सरगोशियां सुनकर हानिया के मुंह से लगा गिलास छूट गया। कौन? हानिया ने चेहरे से शराबोर बालों को हटाया। वही हानिया, वो सरगोशी अब करीब से आ रही थी। मुझे माफ़ कर दो। हानिया हाथ जोड़कर रोने लगी। जनाटेदार थप्पड़ हानिया के चेहरे पर पड़ा और वो बेड से नीचे गिर गई। इसके गाल से खून रसने लगा। हानिया बेटा, दरवाज़ा खोलो। हानिया के अब्बा कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगे। अब्बा की आवाज़ सुनकर वो भाग कर कुंडी की तरफ गई। अब्बा, बाप के सीने से लिपट कर वो फूट फूट कर रोने लगी। हानिया, क्या हुआ? कोई ख्वाब देख लिया क्या? बेटे डरो नहीं। अब्बा हानिया को तसल्ली देने लगे। अब्बा जान, आपको मेरे गालों से रास्ता खून दिखाई नहीं दे रहा? ख्वाब में डरने से क्या चोट लग जाती है? कौन सा खून? अब्बा ने हानिया की नरम शफाफ गालों पर हाथ रखा। गुड मॉर्निंग मैडम। इनी ने अपना बैग हानिया के पास रखा और वहीं घास पर बैठ गई। ये गुड मॉर्निंग मत बोला करो, तुम्हें एक बार समझ नहीं आती? ओके यार, काट खाने को क्यों आ रही हो? इनी ने बैग से पेप्सी का टीन पैक निकाला। वैसे मेरी नानी कहती हैं कि आसेब का असर और दिल का चोर, यानी इश्क छुपाए नहीं छुपता। अब आसेब तो होने से रहा, तो सेकंड वाला ऑप्शन का जवाब देना पसंद करेंगी आप? इनी ने हानिया के चेहरे को घूर कर देखा। क्यों, जिस पर आसेब हो उसके क्या सिंग निकल आते हैं? हानिया ने खला में झांकते हुए कहा। हाँ, सिंग तो नहीं, बल्कि चेहरा ज़रूर बिगड़ जाता है। हानिया ने चौंक कर इनी को देखा, जो पकोड़े खाने में मगन बोले जा रही थी। अरे सर, आसिम के लेक्चर में जस्ट 2 मिनट रह गए हैं, चलो उठो, पिटवाओगी क्या? इनी ने अपना यूनिफॉर्म झाड़ा और बैग कंधे पर लटकाकर चल पड़ी। आई एम कमिंग सर। इनी ने डरते डरते क्लासरूम में कदम रखा। नो। सर आसिम ने एक नज़र इनी पर डाली और नफी में सर हिला दिया। सॉरी सर। इनी इल्तिजाओं पर उतर आई। नो।
आपको पता होना चाहिए क्लास की टाइमिंग का। सर आसिम ने अपने कोट का बटन बंद किया। सर मैं हानिया को ढूंढने चली गई थी। सर कसम से पूरा कॉलेज गवाह है कि ये एक पल यहाँ होती है तो दूसरे पल वहाँ। प्लीज सर। इन्हीं की झूठी कसम पर हानिया ने चौंक कर देखा। ओके बट लास्ट टाइम। सर आसिम ने अपनी मोटी मोटी भौंहों को सुकेड़ा। सर आसिम इस्लामियात के प्रोफेसर थे, लेकिन उनको देखकर ये लगता था जैसे वो किसी फिल्म के हीरो हैं। ऊंचे लंबे चौड़े सफेद रंगत पर काली फ्रंग वाला नजर का चश्मा और उस चश्मे के पीछे सब्ज बड़ी बड़ी आंखें। बालों पर जेल लगाना वो कभी भी नहीं भूलते थे। पिछले 4 साल से वो मोस्ट फैशनेबल प्रोफेसर का अवार्ड जीतते आ रहे थे, लेकिन वो पढ़ाई के मामले में बहुत सख्त थे। वक्त की पाबंदी ना करने वालों से सख्त नफरत थी उनको। हया सीना तान कर लड़ने में नहीं, बल्कि नीची निगाहों में हया सीना तान कर लड़ने में नहीं, बल्कि नीची निगाहों में होती है। सर आसिम ने पेंसिल को हाथ में घुमाते हुए कहा, और अगर कोई लड़का बदतमीजी करे तो उस नाजुक हालात में शर्मो हया को कैसे संभाला जाए। डेस्क से सवाल उभरा तो सर आसिम मुस्कुरा दिए। तानिया, हर फसाद की कोई ना कोई जड़ होती है। कोई लड़का बिला वजह किसी लड़की को नहीं छेड़ता। इसका मतलब है सर आप इन लड़कों की हिमायत कर रहे हैं। लास्ट डेस्क का सवाल जूं का त्यों था। हरगिज नहीं। फर्ज करें जैसा आप सोचती हैं, अगर वैसी ही जहनियत मेरी भी हो तो हम दोनों में मामलात बढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसे ही गली कूचों में फिरने वाले लड़के सिर्फ इन्हीं की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिनमें इन्हें अट्रैक्शन मिलती है। पर सर गाउन और हिजाब करने वाली लड़कियों में कैसी अट्रैक्शन? अब की बार इन्हीं की तरफ से सवाल आया। इस सवाल का जवाब तो आपको खुद देना चाहिए। आजकल पर्दे को इस्लाम से ज़्यादा फैशन के असूलों पर चलाया जा रहा है। ऐसे पर्दे का क्या फ़ायदा जो सिर्फ नाम का हो। हानिया जो कब से ज़मीन को तके जा रही थी, सर आसिम को चौंक कर देखा। ख़वातीन फैशन की नुमाइश को पर्दा कहती हैं, और जब उनकी नुमाइश प्रोग्राम से कोई अट्रैक्ट होता है तब वो हया की बात करती हैं। बड़ी सफाकी से वो अपना लिबास नज़रअंदाज कर देती हैं। क्लास का टाइम ख़त्म हो रहा है। इस नाजुक और संजीदा टॉपिक को कल फिर डिस्कस करेंगे। सर आसिम ने कलाई पर बंधी घड़ी पर नज़र दौड़ाई। सर सारी लड़कियां क्लास से जाने लगी। तब हानिया आगे बढ़कर बोली, जी बोलिए सर, मुझे कुछ पूछना है। हानिया ने चारों तरफ देखते हुए कहा, जिसके जवाब में सर आसिम हानिया की तरफ हाथ बांधकर रुक गए। कुछ नहीं सर। हानिया ने बैग कंधे पर लटकाया और इनी के साथ चल पड़ी। सर आसिम समझ गए थे कि वो इनी की मौजूदगी से मुतमिन नहीं थी। कॉलेज की छुट्टी होते ही लड़कियां अपने अपने घरों को चली गईं। आज अब्बा जान किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे, इसलिए हानिया टैक्सी या रिक्शा के इंतज़ार में गेट के पास ही खड़ी हो गई। हानिया, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों खड़ी हैं? एक ब्लैक कलर कार हानिया के पास रुकी और उसमें से सर आसिम रेबॉन की ऐनक लगाए हुए निकले। सर मैं रिक्शे का वेट कर रही हूँ, आज अब्बा नहीं आए लेने। ओके आए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। उन्होंने गाड़ी की तरफ इशारा किया। हानिया भी ना चाहते हुए गाड़ी में बैठ गई, साथ ही अपना एड्रेस समझाने लगी। आप कुछ कहना चाहती थी? सर आसिम ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा। सर अगर कोई शख्स अपनी गलती किसी दूसरे पर डाले और बाद में इसको एहसास हो जाए तो वो अपनी गलती का कुफारा कैसे अदा करे? हानिया ने खला में घूरते हुए कहा। डायरेक्टली या अनडायरेक्टली उससे माफ़ी मांगी जाए और सबके सामने अपनी गलती का एतराफ़ किया जाए। पर अगर वो मर गया हो तो? हानिया ने सर आसिम की तरफ देखकर पूछा और सर आसिम ने हैरत से उसकी तरफ देखा। अरे ट्रैफिक जैम, उस चले मैं शॉर्टकट से ले जाता हूँ। सर आसिम ने सड़क पर लगी गाड़ियों की कतार देखकर गाड़ी को यू टर्न दिया।
और तंग तंग गलियां पार करने लगे। गाड़ी बहुत मुश्किल से चल रही थी। सड़क बहुत खराब है, लगता है टायर बदलना पड़ेगा। गाड़ी एक झटके से रुकी तो सर आसिम ने खिड़की से बाहर झांक कर टायर का जायजा लिया। हानिया, आप गाड़ी में बैठिएगा, मैं कहीं से पानी लेकर आता हूँ। सर आसिम ने गाड़ी से मोबाइल फोन निकाल कर जेब में रखा और पानी की तलाश में निकल पड़े। हानिया, बाहर आओ। वही नादीदा सरगोशियां फिर से सुनाई दी। हानिया ने घबरा कर चारों तरफ देखा। वो अपने बच्चाओं के गर्द से गाड़ी से बाहर निकल पड़ी। ये तो वही जगह है, मैं इस मोहल्ले में कैसे आई? हानिया ने थूक निगलते हुए सोचा। गुड मॉर्निंग मैडम, आपका 100 रुपए का नोट गिर गया था। हिम्मत है? मिली जुली आवाजें हानिया का दिमाग फाड़ रही थी। हानिया ने सर पट दौड़ लगा दी, लेकिन हैरत के मारे उसकी आंखें पथरा गईं। इतना दौड़ने के बावजूद आखिर में वो उस नुक्कड़ पर रुकती जहां से वो भाग रही थी। हानिया इस सीढ़ियों पर बैठ गई जहां इन लड़कों का टोला बैठा करता था। हानिया ने खींचकर अपना दुपट्टा जमीन पर फेंका और दोनों हाथ कानों पर रख लिए। इस थप्पड़ का बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा। ऐसी मौत आएगी तुम्हें जो तुम सोच भी नहीं सकती। हानिया, मेरा वादा है तुमसे, तुम्हारी अजियत के आगे हर अजियत फीकी पड़ जाएगी। खुदा की लाठी बेआवाज है हानिया, दर्दनाक मौत मरोगी तुम दुनिया के सामने तमाशा बनोगी, वैसे ही जैसे तुमने मुझे बनाया। वो आवाजें हानिया की जान निकाल रही थीं। आते जाते लोग उसे पागल समझकर नजरअंदाज कर रहे थे और कुछ उसकी वीडियो बनाने लगे। हानिया अपने कान नोचने लगी। वो अपने नाखूनों से अपने कानों को जैसे उखाड़ने लगी। वो इन आवाज़ों से दूर जाना चाहती थी। हानिया के बाल टूटकर उसके नाखूनों में फंसते गए। वो बुरी तरह से निढाल हो गई थी। उसका चेहरा खून में लथपथ था। हानिया, क्या हुआ है आपको? हानिया, होश करो। सर आसिम ने हानिया को देखा तो दौड़कर उसके पास आए और बामुश्किल उसे कार में बिठाया और अस्पताल की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। ऐसे लगता है कि बहुत से लोगों ने मिलकर उसको ज़दकोब किया हो। इसकी हालत गैर है। अगर थोड़ी देर हो जाती तो शायद इसके कानों के पर्दे फट सकते थे। डॉक्टर अदनान ने कहा। यार अदनान, मैं तो खुद परेशान हूँ। आसिम, ये टोटली पुलिस केस है, तुम बच कर रहना इसकी हालत से। मुझे खौफ आ गया था। इसके नाखूनों में से इसके कानों का गोश्त अड़ा हुआ है। बहुत ही दर्दनाक कंडीशन है। आसिम, कहीं ये लड़की? अदनान उठकर आसिम के पास बैठ गया और बात अधूरी रह गई। अच्छा, मैं उसे मिलकर आता हूँ। आसिम ने कुर्सी खिसकाई और बाहर चला गया। जख्म बहुत गहरा है। डॉक्टर ने कहा है कि आपको कम से कम 1 हफ्ते का रेस्ट करना चाहिए। आप फिक्र ना करें, मैं कॉलेज से आपकी छुट्टियां ले दूंगा। आपको शाम तक डिस्चार्ज किया जाएगा। सर आसिम ने जवाब के लिए हानिया की तरफ देखा, मगर वो तो ना जाने कब से छत को तके जा रही थी। सलाह, आपका भाई आज एक लड़की को अस्पताल लाया था। कह रहा था अदनान, इसको जल्दी ठीक करो, मैंने इससे निकाह करना है। अदनान ने एक जोरदार कहका लगाया और आसिम की तरफ बढ़ा, जो पानी नाक में जाने की वजह से खांसे जा रहा था। अच्छा, इतनी जल्दी है शादी की? आसिम, अगर इतनी ही जल्दी थी तो आते हुए उसे भी ले आना था अपनी दुल्हन बना के। सिला ने चाय के कप मेज पर रखते हुए कहा। आपी, अदनान मजाक कर रहा है। आसिम ने अदनान को कोहनी मारी। मुझे हानिया अच्छी लगती है, पर अभी शादी का सोचा भी नहीं। आसिम सिला को समझाने की कोशिश करने लगा। तो फिर करो उससे शादी की बात, ताकि मैं तैयारी स्टार्ट करूं। सिला ने चाय का घूंट भरते हुए कहा। ओके अमन, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। आसिम ने अमन को गोद में उठा लिया। हाँ, अब तो आएगा लाड भांजी पर। भांजी की मामा ने तेरे दिल की बात जो कर दी है। अदनान ने आसिम को एक बार फिर छेड़ा, जिसके जवाब में आसिम ने सोफे पर पड़ा किशन अदनान पर उछाला। हानिया उठो। सरगोशी से हानिया उठ बैठी। पूरे कमरे में अंधेरा था। शायद बिजली वालों की बेहतर कारकर्दगी की मेहरबानी के लाइट चली गई थी। हानिया ने बालों को कैचर में कैद किया और साइड टेबल पर हाथ मारने लगी। वो अपना मोबाइल फोन तलाश कर रही थी। हाथ मारते मारते पटक की आवाज आई।
शायद मोबाइल फोन नीचे गिर गया था। वो बेड पर बैठी बैठी नीचे की तरफ झुकी। आह, बेड के नीचे सफेद कफन में लिपटी, शानों पर काले स्याह बाल बिखरे हुए, वो लाल लाल आंखों से हानिया को ही देख रही थी। हानिया ने जैसे ही उसे देखा उसकी चीख निकल गई। हानिया के चीखते ही वो फौरन गायब हो गई। हानिया ने डरते डरते आंखें खोली तो कमरे में मुकम्मल सन्नाटा था। अचानक इसे कुंडी की आवाज आई, जैसे किसी ने कुंडी लगाई हो। वो चारों तरफ आंखें फाड़े देखने की नाकाम कोशिश करने लगी। हानिया इस सरगोश के साथ कफन में लिपटी वो लड़की फिर नमूदार हुई। हैरत की बात तो ये थी कि कमरे में अंधेरा होने के बावजूद वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर थी, मुझे छोड़ दो, हानिया रोने लगी। उस लड़की ने अपने बाजू लंबे किए और हानिया के दोनों हाथ उसकी कमर पर बांध दिए। बेड के नीचे से एक जंजीर निकली और हानिया के पैरों से लिपट गई। मारना चाहती हो मुझे, मारो, मैं भी मरना चाहती हूँ, निकलना चाहती हूँ इस अजियत से, मारो मुझे। हानिया चीख चीख कर उस लड़की से कह रही थी, जबकि वो लड़की सुर्ख अंगारा आंखों से हानिया को घूर रही थी। उसके काले बाल हवा के दोष पर उलझ गए थे। खिड़कियां और दरवाजे बंद होने के बावजूद कमरे में तूफान सा आ गया। अचानक बहुत सारी तेज धार वाली छुरियां उड़कर हानिया के जिस्म में पेवस्त हो गईं और वो पथराई आंखों के साथ बेड पर ऊंधे मुंह गिरी पड़ी थी। पूरे कमरे में खून के जैसे नदी बह गई हो। इनी, ये हानिया की छुट्टी की दरख्वास्त है, मैंने साइन कर दिया है। आप हानिया के बाकी टीचर से भी साइन करवा लेना। इनी स्टाफ रूम में दाखिल हुई तो सर आसिम ने एक पेपर इनी को थमा दिया। लेकिन सर, हानिया तो कॉलेज आई हुई है, स्टाफ रूम से बाहर खड़ी है, मैं बुला कर लाऊं? इनी सर आसिम को हैरतों के समंदर में छोड़कर हानिया को बुलाने चली गई। अस्सलाम वालेकुम सर। हानिया की आवाज़ पर सर आसिम ने नज़र उठाकर हानिया को देखा तो हैरत से मुंह खुले का खुला रह गया। हानिया ने मोटे मोटे भारी से झुमके कानों में लटकाए हुए थे। इसके कानों की हालत बिल्कुल ठीक थी। वो बड़े आराम से झुमके हिला हिला कर बोल रही थी। सर आसिम ने कुछ सोचते हुए गाड़ी डिफेंस की तरफ दौड़ाई। अस्सलाम वालेकुम। फ्लैट का दरवाज़ा हानिया ने खोला तो सर आसिम ने सलाम किया। अंदर आए सर। हानिया ने अंदर की तरफ इशारा दिया। आज आप हाफ डे ले आई थी, इसलिए सोचा कि आपसे मिल लाऊं। जी सर, असल में अब्बा हस्पताल में दाखिल हैं। वो शहर से बाहर गए थे, वहीं इन्हें दिल का दौरा पड़ा। रिश्तेदारों के यहाँ रुके हुए हैं, इसलिए कॉलेज में मेरी तबीयत ख़राब हो गई। अल्लाह पाक उनको सियत दे। मैं एक और सिलसिले में भी आया था, आपके अब्बा यहाँ होते तो ज़्यादा अच्छा था। देखिए हानिया, मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ, इसलिए बुरा मत मनाइएगा। हानिया, वेल यू मैरी मी? सर आसिम रुक कर बोले और हानिया ने बेयकीनी से सर आसिम को देखा। हानिया, मैं जानता हूँ कि आप शाकिड हो गई हैं, बट ये सच है। मैं, मेरी बहन सिला, मेरी भांजी अमन और बहनोई अदनान जो आपसे हस्पताल में मिला था, डॉक्टर अदनान, हम सब एक ही घर में रहते हैं। अदनान के घर वाले लंदन शिफ्ट हो चुके हैं। मेरे वालिदैन बचपन में ही गुजर गए थे। अब आप अपने बारे में बताइए। जी, मैं और अब्बा इस घर में रहते हैं। हानिया कुछ कहते कहते रुक गई और आसिम ने हानिया की आंखों में झांका। कुछ नहीं बेटा, एक ना एक दिन तो हानिया को ब्याहना था। बस मुझे तो हैरानगी हुई कि आप अचानक से ऐसे। अब्बा ने चाय की चुस्की भरते हुए कहा। अंकल, अब इन मैटर को छोड़ें और शादी की तारीख पक्की करें। अम्मी अबू के जाने के बाद आसिम का सबसे बड़ा रिश्ता मेरे साथ है। मैं चाहती हूँ कि जल्द अज जल्द मेरा भाई अपना घर बसा ले। सिला ने आसिम के कंधे पर हाथ रखा। जी बिल्कुल, आप जानती हैं इस एक इंसान ने मेरी ज़िंदगी में अजरन कर दी है। बीवी का नाम तो बदनाम है, असल में फसाद की जड़ तो ये साले होते हैं। अदनान ने निहायत राजदारी से हानिया के कान में कहा। चले जाओ यहाँ से। हानिया ने अदनान की गर्दन को बड़े आराम से अपने हाथ में कैद कर दी। हानिया, वॉइस रॉन्ग विद यू? हानिया, होश करो। हानिया की गैर इरादी हरकत देखकर सभी घबरा गए। अचानक हानिया की धड़कनें इतनी तेज हो गई कि कमरा धक धक की आवाज़ से गूंजने लगा। हानिया के बाल शानों पर बिखर कर हवा में लहराने लगे।
चले जाओ, मैं बदरूह नहीं हूं, तुम मासूम हो मगर ये मासूम नहीं है, तुम पछताओगे, छोड़ दो इसे, ऐसे जाओ। हानिया मुंह फाड़ फाड़ कर बोल रही थी। हानिया की आवाज में अजीब सा बदलाव था। बेवकूफ मत बनो, अरे यार आज तो लास्ट अप्रैल है ना। हानिया फूल बना रही है सबको। आसिम सबको मुतमीन करने लगा। मैं हानिया नहीं हवा हूं, अब बताती हूं। हानिया ने अमन को हवा में उछाल दिया। वो किसी रुई के गालों की तरह उड़ती हुई दीवार से टकराकर बेहोश हो गई। अमन अमन, सभी भागकर अमन के पास गए। आसिम ने अमन को पानी के छिट्टे दिए और अमन के सर से खून बहने लगा। आसिम गुस्से से दांत पीसते उठा और हानिया का बाजू पकड़कर घसीटता हुआ गाड़ी में ले गया। आसिम ने गाड़ी स्टार्ट की और अंधाधुंध ड्राइव करता हुआ कब्रिस्तान के पास जाकर रुका। बहुत शौक है तुम्हें डराने का, चलो डराओ अब। कब्रिस्तान में तो रूहें आज़ाद फिरती है ना, तो अब तुम्हें भी आज़ाद किया, डराओ अब। आसिम ने हानिया को एक कब्र की तरफ धकेला। अब सारी रात यहीं सड़ना, इन कब्रों को डराना। आसिम ने गाड़ी की चाबी लगाई और गाड़ी स्टार्ट करने लगा। आसिम सर। आसिम को अपने अकब से आवाज़ आई तो इसने घबरा कर पीछे देखा। बैक सीट पर हानिया बड़े आराम से बैठी मुस्कुरा रही थी। आसिम जल्दी से गाड़ी से उतरा और उल्टे पांव दौड़ लगा दी। वो किसी चीज से टकराया और ऊंधे मुंह एक कब्र पर गिर गया। हुब्बा वल्द रियाज। कब्र के खुतबा पर हुब्बा का नाम पढ़कर आसिम को ठंडे पसीने आने लगे। आसिम हिम्मत करके खड़ा हुआ तो हवा में हानिया को पाया। वो आसिम को ही देख रही थी। अब आसिम को यकीन हो गया था कि हानिया पर असरात हैं। कौन हो तुम? हानिया के पीछे क्यों पड़ी हो? क्या हानिया ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है? आसिम के पीछे से निहायत नूरानी आवाज आई तो आसिम ने मुड़ कर देखा तो एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग खड़े थे। उन्होंने हाथ में लंबी सी तस्बीह पकड़ी हुई थी जिसके दाने बात करते हुए भी आगे सुरक रहे थे। वो सब्ज चोला पहने आसिम के पास आकर खड़े हो गए। बाबा तो चला जा, बाबा तू चला जा, मैं इस लड़की को ख़त्म कर दूंगी, तू बीच में ना पड़। हानिया हवा में लहराती हुई बोल रही थी। मैं पहचान गया हूँ, तेरी खुशबू बताती है कि तूने अभी तक खून नहीं पिया, तू नेक है, तुझे तेरे रब का वास्ता देता हूँ, बता क्या है तेरा इंतकाम। बुजुर्ग की आवाज़ में बहुत नरमी थी। हानिया की आंखों में आंसू आ गए, पर शायद वो हानिया के नहीं बल्कि हुब्बा के आंसू थे। हुब्बा ने बोलना शुरू किया। मैं और हानिया एक स्कूल में जॉब करते थे। मेरे घर के हालात फाका अंगेज थे, इसलिए मजबूरन मुझे घर से निकलना पड़ा। मेरी करीबी सहेली और हमसाई हानिया ने भी इसी स्कूल में जॉब शुरू कर दी। जॉब शुरू किए हुए कुछ दिन ही हुए थे कि गली की नुक्कड़ पर बैठने वाले लड़कों ने हमें छेड़ना शुरू कर दिया। हानिया गुस्से की तेज थी। एक दिन गुस्से में आकर हानिया ने इनमें से एक लड़के को थप्पड़ मार दिया। वो लड़का अमीर बाप का था। अपने थप्पड़ का बदला लेने के लिए उसने हानिया को खत लिखा कि वो बहुत जल्द अपने थप्पड़ का बदला लेकर रहेगा। हानिया ने मुझे नहीं बताया। अगले दिन जब मैं हानिया को स्कूल के लिए बुलाने गई तो हानिया ने बहाने से अपने गाउन पर चाय गिरा दी और फिर जिद करने लगी कि वो आज छुट्टी करेगी। मैंने उसे स्कूल जाने के लिए मनाया, ये कहकर के वो मेरा गाउन पहन ले, जो कि ढीला था, और इसका गाउन खुद मैंने पहन लिया जो बेइंतहा टाइट था। मैं जानती थी कि अब लड़कों ने हानिया को गाउन से पहचान लेना है। जब स्कूल से छुट्टी हुई तो इन लड़कों ने मुझे हानिया समझकर अगवा कर लिया। बाद में जब उन्हें पता चला कि मैं हानिया नहीं बल्कि हब्बा हूँ तो उन्होंने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया कि मैं जानबूझकर अगवा हुई थी। सबसे बढ़कर इन लड़कों ने हानिया को पैसे का लालच दिया कि अदालत में मेरे खिलाफ गवाही दें, तो हानिया ने अदालत में कुरान पाक पर हाथ रख कर झूठी गवाही दी। मैंने उस रात अपने आप को खंजर मार कर खुदकुशी कर ली थी, लेकिन हानिया से वादा किया था कि वो भी तमाशा बनेगी। मेरे घर वाले हानिया की वजह से मौत की आगोश में चले गए। वो सदमा बर्दाश्त न कर सके। बाबा आप बताओ कि मैं इसको कैसे छोड़ दूं? अपना हिसाब माफ़ कर भी दूं तो इसकी झूठी गवाही का हिसाब तो माफ़ी के काबिल नहीं है ना। हब्बा की आवाज़ में दर्दनाकी साफ झलक रही थी। बेटा इसको माफ़ कर दो, बुजुर्ग ने हब्बा से इल्तिजा की। हब्बा ने हानिया का जिस्म छोड़ा और हानिया धड़ाम से नीचे गिरी। हब्बा की रूह अभी भी हवा में खड़ी थी। हब्बा की रूह एक सफ़ेद रोशनी पर मुश्तमिल थी।
वो रोशनी हानिया को उठाकर फिर से हवा में फिराने लगी। हब्बा ने हानिया को एक बार फिर ज़मीन पर पटका। अब हानिया होश में आ चुकी थी, लेकिन हानिया की रीढ़ की हड्डी बुरी तरह मुतासिर हो चुकी थी। हब्बा मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। हब्बा मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देती हूँ, मुझे छोड़ दो। हानिया ज़मीन पर लेटे हब्बा से माफ़िया मांगने लगी। कर दिया माफ़ तुम्हें, जाओ, मगर मैं हमेशा तुम्हारे दिमाग पर सवार रहूँगी, तुम्हें कभी छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारा दिमाग घुन की तरह चाट जाऊंगी। हब्बा की रूह हानिया के बिल्कुल सामने बैठ गई। हब्बा की नज़र आसिम और बुजुर्ग पर पड़ी जो हब्बा की कब्र पर फातिहा पढ़ रहे थे। वो मुस्कुराई और आसमान की तरफ परवाज़ कर गई। हानिया नादीदा सरगोशियाँ हानिया को आंखें बंद करने पर मजबूर करने लगी। वो किसी बच्चे की तरह रोने लगी। अब्बा मुझे छोड़कर मत जाओ, हुब्बा आएगी, उसने मुझसे कहा था, वो आ गई है, वो देखो अब्बा, वो दीवार पर हुब्बा खड़ी है। हानिया आंखें बंद किए अपने आप से बातें करने लगी। रीढ़ की हड्डी टूटने की वजह से वो जिंदगी भर के लिए बेकार हो गई है, वो बस लेटी रहेगी। खिड़की से बाहर खड़े आसिम ने बुजुर्ग को मैं जानता था ऐसा ही होगा, ये अजियत, ये खौफ हानिया को ना जीने देगा और ना मरने देगा। अच्छा आसिम बेटा, मैं चलता हूँ, शाम होने वाली और मुझे इबादत करनी है वहाँ जाकर। बुजुर्ग ने आसिम से इजाज़त ली और चले गए। काश तुम वो सब ना करती, काश। आसिम ने सर्द आह भरी और अपनी कार की तरफ चला गया। अब्बा जी, हब्बा आ गई है, वो मार डालेगी मुझे, मैंने उसे धोखा दिया था, वो मुझे मारने आ गई है, बचाओ मुझे, कोई तो बचाए। हानिया का फ्लैट उसकी चीखों से गूंजने लगा। तो नाज़रीन, कैसी लगी हमारी स्टोरी? अगर हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। सपुर्द खुदा।